हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर एनालाइज करते हैं 2022 के पेपर का। उसमें देखते हैं, ये 2000 का पेपर सेट है। पहले कैसे सेट आता था ये आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, परंतु इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछता था। ये सेट हमारे में था। मेरी जो हाई स्कूल हुई थी क्लास 10th, वो मैंने 2022 में ही की थी। तो ये मेरे दोस्त का पेपर है, मेरा पेपर तो मैंने किसी को दे दिया था। थोड़ा सा चूहे ने भी काट लिया यहाँ से, परंतु मैं बोला आपको दिखा दूं, इससे आप क्वेश्चन भी लगा लो ऑब्जेक्टिव, और ये इक्वेशन होंगी, समीकरण होंगे, उन्हें भी हम क्या करते हैं, संतुलित कर लेंगे। और बाकी बचे जो क्वेश्चन जो फिजिक्स में है वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो तो कर लेना। यदि पहले आप पीडीएफ ले लेना मुझसे, पीडीएफ लेने के बाद आप देखना आपसे जो जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लगभग आपको सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताना। क्या करोगे आप, मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में मैं क्या करूंगा, उनका एक किसी दिन क्लास लूंगा, उसमें क्या करा दूंगा, सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन सामान्य है, कोई वो नहीं है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। हम जानते हैं, उस दिन पढ़ रहे थे जो फोकस दूरी का सूत्र था। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर, तो बट्टे 2, तो कितनी निकल आएगी 15 सेंटीमीटर। तो कितनी, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस की दूरी के दोगुने पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक बिंदु एवं पृथक मुख्य फोकस के बीच में। तो किसी वस्तु का आभासी एवं बड़ा तो दिखाई देगा, उसे कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस में हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बोले तो पावर, तो इसका मात्रक क्या होगा, वॉट। इसका मात्रक क्या होगा, वॉट। यदि आपको विद्युत विभवांतर विद्युत विभव पूछता है तो उसका मात्रक आप क्या लगाओगे, वोल्ट। ठीक है, यदि आपको क्या पूछ रहा है इसमें, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो क्या लगाओगे आप, वॉट। ये किलोवाट और किलोवाट घंटा ये सब यूनिट वाले में लगेंगे, जब इनकी इकाइयां दी होती हैं तब। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाओगे, यदि वॉट दे रखा है तो वॉट करोगे, अगर वॉट नहीं दिया होता तो आप क्या करते, किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा, या विद्युत मोटर द्वारा। यहाँ विद्युत मोटर का तो कोई काम ही नहीं है। और हम धारा को किस में मापते हैं, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में तो हम पता करते हैं कि आर्मेचर किस प्रकार काम करता है। अमीटर, अमीटर में क्या होता है, अमीटर तो बस यंत्र होता है जिसमें कम ज्यादा धारा जा रही है वो होता है। तो धारा मापी में क्या मापते हैं हम, धारा। धारा मापी में क्या मापते हैं, धारा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, बाकी आगे चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है, और यहाँ पे है। देखो पहले क्या आते थे, पहले 4 ही विकल्प आते थे। अब ये है, तो इसमें थोड़ा जूम करते हैं और देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, आप स्वयं ही कर लोगे इन्हें सेल्फी। तो इसने कह रखा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। तो गिवन डेट लिखोगे आप, क्या करोगे, गिवन डेट। गिवन डेट करोगे तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वस्तु रखी है। यू कितनी सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो चिन्ह किस में आएगा, माइनस में। और इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या कर रही है, हमें ज्ञात। अब ये फोकस दूरी एफ कितनी है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। इसे भी किस में ले लोगे, माइनस में। और बी पूछी है आपसे, और इसकी क्या पूछी है, प्रकृति। प्रकृति बताने के लिए यहाँ से क्या करोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे, दर्पण का 1/f = 1/b + 1/f
अपॉन यू, इसमें पुट कर दोगे, यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी v की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ से क्या फाइंड करोगे, m इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। जब दर्पण होगा तो ऊपर क्या लेंगे हम माइनस, जब दर्पण नहीं होगा तो क्या लेंगे हम माइनस हटा देंगे, जब लेंस होगा जब क्या हटा देंगे माइनस को हटा देंगे, और जब दर्पण होगा तो यहाँ पे हम v को क्या ले रहे होंगे माइनस में, तो इसमें पुट कर दोगे, यहाँ से क्या आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, u आपके पास ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे आप प्रकृति, यहाँ से ज्ञात कर लोगे। ठीक है, इस प्रकार इनकी वैल्यू पुट कर देना, इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, एवं श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। या आपको मैं रिटन क्वेश्चन में सारे बताऊंगा। ठीक है, और विद्युत विभव और विभवांतर, इसमें क्या होता है विद्युत विभव और विभवांतर, सारी सिंपल डेफिनेशन, इसमें 2 पॉइंट मानेंगे, 1 और 1 2, इनकी कुछ लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, कोई धन परीक्षण आप इस यहाँ पर क्या क्यू नॉट यहाँ पर रखा होगा, तो इसको लाने में कार्य, इसको लाने में प्रति एकांक धनावेश को लाने में किस बिंदु तक, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा हमारा विद्युत विभव। और इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक आवेश को, यहाँ से यहाँ तक ए बी से ए तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा विद्युत विभवांतर। तो इनका मात्रक क्या होता है वोल्ट, इनका मात्रक क्या होता है वोल्ट। ये सारे आपको मैं रिटन करके दे दूंगा, इनकी भी एक क्लास लूंगा, तो चैप्टर बाय चैप्टर में करा दूंगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, नीचे इंग्लिश में रिटन है, अगला देखिए, ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जैसे दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती उसे क्या कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका संशोधित मतलब इसे कौन से उसकी आवश्यकता पड़ेगी लेंस की, जिससे क्या हो सके इसका संशोधन हो सके, क्या हो सके इसका संशोधन हो सके। तो इसके लिए आप ये हमें कमेंट में बताना कि जो संशोधन के लिए आवश्यकता कौन से लेंस की पड़ती है। ठीक है, अब ये उसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दिया, इसकी फोकस दूरी एफ दे रखी है, अब सारे लेंस मतलब उत्तल लेंस है, इसकी दूरी क्या दे रखी है यू दे रखी है, और एफ केविन है, वही बी पूछा है तुमसे और प्रकृति पूछी है, वही सेम क्वेश्चन है जैसे अभी निकाला था हमने। ठीक है, उसी प्रकार दोनों के मान रख देना, सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार के सिरों पर वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट है, इनमें कितने एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है 0.5 एम्पीयर की। यदि इनकी तार की लंबाई क्या दे रखी है L 3 मीटर है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात ए का मान कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻6 मीटर। अब पूछा क्या है हमसे रो बराबर क्या होता है आर L अपॉन ए। तो यहाँ से पहले हमें किसका मान निकालना होगा आर का, तो आर का मान निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है ओम का नियम से जानते हो, ओम का नियम क्या होता है वी प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा विभवांतर, तो आई आर, तो आर का मान निकालेंगे क्या हो जाए बी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो आर का मान यहाँ पुट करेंगे, बी का मान कितना है 1.5 है और इसका मान कितना है 0.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 5 और 15, तो आर का मान कितना ओम निकल आएगा 3 ओम, आर का मान कितना ओम निकल आएगा 3 ओम। और इनमें हम क्या करेंगे इसका सूत्र में पुट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे हम बाकी, इस प्रकार ये निकल आया। अब इसे हम क्या करेंगे 3 ओम, आर का मान कितना निकाला था 3 ओम, 3 ओम। अब हमारे पास आर का भी मान है, एल का भी मान है और ए का भी मान है, तो आर का 3 हो गया, एल का कितना है 3 हो गया और इसका कितना है 6 और इंटू 10⁻⁻6। तो 3 से ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 3 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 1.5 बार। और जब नीचे से ऊपर घात ले आएंगे तो चिन्ह किसके हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 1.6 × 10⁻6 क्या हो जाएगा, इनको इरेज करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा रो बराबर 1.5 × 10⁻6 और मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, ओम प्रति मीटर, ओम इनवर्स या ओम प्रति मीटर। इस प्रकार आप इसका भी सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसने बता रखा है ये नामांकित
ये कह रहा है नामांकित आर्क विद्युत मोटर, ये इस बार आपके सिलेबस में से हटा हुआ है। ये पहले आता था, अब सिलेबस में क्या कर दिया, इसे आउट कर दिया है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रिटर्न करके आप लोगों को आगे कराऊंगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नहीं, ऑप्शन है यहाँ पे, तो खंड खा आ गया। जिस प्रकार आपके दी जाती है उसी प्रकार अब भी आता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन सी होती है, कार्बन क्या होती है, सी। सी में कितनी संयोजकता होती है, मैंने बताया था कितनी होती है, 4 संयोजकता। तो ऑप्शन। अब कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या हुआ, इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का इजिली सूत्र आप याद रख लेना। तो कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सी ए क्या होगा, CaPO3 का होल ट्वाइस, CaPO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। इस रासायनिक समीकरण में पूछा है कौन सी अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से ये जो इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ टूट रहा है और कुछ जुड़ रहा है, कुछ टूट रहा है और कुछ जुड़ रहा है। तो ये क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया। क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ इंग्लिश में यही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि चूहे ने थोड़ा सा क्या कर दिया, पेपर को काट दिया है, परंतु हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ये कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण, क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण और अपचायक पदार्थ कारण हेतु लिखिए। अब इसमें ये कह रहा है Cu++ Zn, ये जलीय विलयन है, ये ठोस है, और Cu ठोस है और ये क्या है, जलीय विलयन है। इन पे हमें कारण लिखना है। तो कारण कैसे लिखेंगे, यदि इन पे जब क्या हो गया, डबल मतलब 2 अणु इसके क्या हो गई, 2 संयोजकता खाली है, और यहाँ पर क्या है, जो Zn ने ले लिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 संयोजकता Zn ने अपनी दे दी इसे, और Cu यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। Cu कंप्लीट हो गया और Zn की 2 संयोजकता क्या हो गई, खाली हो गई, इसलिए ठोस हो गया और ये क्या बन गया, जलीय विलयन। इतना ही लिखना है बस। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। ये इनका मैंने आप लोगों को क्लास में कराया ही था, शॉर्ट क्लास में, उसमें आप जाके देख सकते हो। मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 उपयोगिताओं को लिखिए। ये आपके सिलेबस में से इस बार आउट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। इधर वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये मैंने कल ही क्लास कराई है, इसको आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको कंप्लीट इसमें समझाया हुआ है। थोड़ी सर्दी हो गई इसलिए। अब पूछा है आगे, आगे कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। उससे पहले हमें IUPAC नाम और लिखने के लिए दिए हुए हैं, IUPAC नाम लिखने के लिए दिए हुए हैं। तो इनका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए ये दे रखा है HCOOH, HCOOH क्या दे रखा है, HCOOH। इसको हम या तो फॉर्मेल्डिहाइड बोल दें, छोड़ो, एक कार्बन पे क्या पढ़ते हैं, मैथ, और ये COOH किसका अनुलग्न होता है, ओइक अम्ल का। इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो क्या बन जाएगा, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार आप ये लिख देना, मैथेनोइक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये दे रखा है, सिंपल नाम है, इसको आप जोड़िए। पहले एक श्रेणी बनाइए, इसमें से लंबी कोई चेन ले लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो 5 पे क्या आता है हमारा, पेन। 5 पे क्या आता है, पेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, N। और इनके साइड में क्या क्या जुड़े हुए हैं, चौथे कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं और दूसरे कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,4,4, क्या लिखेंगे, 2,4,4, क्योंकि
जो चौथा कार्बन में उस पे क्या जुड़े हैं, 2 बार CH3 जुड़े हैं और दूसरे कार्बन पे 1 बार CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, वैसे क्या है ये 1 2 3 हो गए, तो 3 को क्या पढ़ते हैं हम, ट्राई। 3 हो गए, 3 को क्या पढ़ते हैं, ट्राई। 2 को डाई, 4 को टेट्रा, 1 को मोनो। 1 को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको क्या कहेंगे हम, मेथेन। इसको क्या कहेंगे हम, मेथेन। CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथेन। तो कंप्लीट नाम क्या होगा, लिखना पेंटेन 2,4,4 ट्राई मेथेन। ठीक है, ये आपके 2 नंबर ये भी कंप्लीट। कितना सिंपल है, आगे देखिए अब इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने से पहले देखिए इधर ये CH3 क्या दे रखी है, ये साथ के साथ आप कॉपी नोट लेकर बैठे उसमें बनाना, ठीक है। CH3COOH और यहाँ पे इनको तोड़ देते हैं Na+ और OH-। तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ OH ले जाएगा, क्या बना देगा, H2O। और यहाँ पे CH3 यहाँ का एक बंद खाली हो जाए, COONA क्या बना देगा, CH3COONA। ये एक अभिक्रिया पूर्ण हो गई, ये A हो जाएगा, ठीक है। और जल इसमें बाहर निकल जाएगा, ये हमें यौगिक प्राप्त हो गया। दूसरी देखिए, इतनी सिंपल है। अब देखिए दूसरी वाली है, इसमें CH2CH5OH+ Na। तो इसमें क्या होगा, देखिए इनके क्या करते हैं हम, 2 अणु ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपस में इनके 2 अणु ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, C2H5 और C2H5 आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ से 2 H के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ सोडियम भी हम 2 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे हमें, 2NaOH। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अणु इसके ले लिए, 2 अणु इसके ले लिए, आपस में बन जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पे क्या आ जाएगा, तो मैथ एथ्रो ब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 अणु किसके निकल जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी इक्वेशन अभिक्रिया हम कर रहे होते हैं उसमें आप याद रखिए, उसमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है कि जो उससे हमें यौगिक मिल सके, ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी प्राप्त ना हो, ठीक है। तो इस नेक्स्ट देखिए थर्ड, तो इसमें CH3, तो CH3 में से क्या करते हैं हम, COOH, यहाँ से H को निकाल लेते हैं, यहाँ की एक संयोजकता खाली। और यहाँ से क्या करते हैं हम, C2H5 को अलग कर लेंगे और यहाँ OH- कर देंगे, तो यहाँ से H और OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। और ये C2H5 और CH3COOH आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5। एक ये यौगिक मिल गया और दूसरा ये जल मुक्त हो गया, ठीक है। ये यौगिक हमें प्राप्त हो जाए तो इसे क्या एस्टर, इसे क्या कहते हैं हम, एस्टर। एस्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4। नंबर 4 में इसमें इसके 2 अणु ले लीजिए, अब क्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए C2H5OH, तो एक बार और C2H5 और OH लिखेंगे, तो यहाँ से H निकलेगी और यहाँ से OH, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H2O। और यहाँ का एक ऑक्सीजन ये रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, इन दोनों को क्या कर लेगा, कंबाइंड कर लेगा, बीच में बैठ जाएगा C2H5। तो क्या बन जाएगा, इधर ईथर बन गया, ये ईथर बन गया। इसी को तो लिखते हैं ROR, इसी को हम क्या लिखते हैं, ROR। बीच में जब O के 2 संयोजकता से जुड़ा होता है, इसी को तो हम ईथर पढ़ते हैं, तो ये क्या बन गया, ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। नंबर 5 अब देखो, ये भी इसी प्रकार, इसमें क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या कह रहा है, इसने सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें क्या करोगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को लीजिए, इसमें क्या करेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। C2H5 यहाँ से क्या करेंगे हम, वो H को तोड़ेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस H2SO4। SO4 को किस प्रकार तोड़ेंगे, यहाँ से एक H निकाल देते हैं और यहाँ से OH निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, H2O। और यहाँ पे क्या होगा, C2H5, यहाँ एक H निकल गई थी और SO4 का 4, तो ये पूरा आकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा, ये अणु बन गया। तो ये तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, C2H6SO4 हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, एथेन सल्फेट। तो अब क्रिया पूर्ण हो गई, 5 की 5। इसी प्रकार आप बना लेना, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन को, ये देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने करा दी है, आप लोग क्लास में सजाती, दहन, एष्टीकरण, ये सारी अभिक्रिया मैंने करा दी। आप जाके क्लास में देख सकते हो, जिसने अभी नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। बायोलॉजी में क्या है,
क्लोरोफिल अवशोषित होता है, क्लोरोफिल अवशोषित होता है। उस दिन भी बताया था मैंने, तो ये किससे होगा? खनिज लवण से। किससे होगा? खनिज लवण से। आगे, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जैव विकास, जैव विकास बोले तो जो जीवों में विकास होता है वो उसको बताया था कि जैसे सांपों के पैर होते हैं, कुत्तों का जो शरीर होता है हमारे अग्रपाद के जैसे समान होता है, वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन, नॉट ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल आनुवांशिक के जनक है। ठीक है, इधर देखिए, मानव में भ्रूण पोषक मिलता है, जो निषेचन हो जाता है मानव में, निषेचन होने के बाद जो बच्चा आकर जो गर्भाशय ग्रीवा पे चिपक जाता है, उसको कौन पोषण प्रदान करता है? तो कौन पोषण प्रदान करता है? प्लासिंटा। कौन पोषण प्रदान करता है? प्लासिंटा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? ये पूछे, विषमपोषी नहीं है। इसमें से ऐसे 3 ऑप्शन है जो है, परंतु एक ऐसा है जो नहीं है, तो क्या होगा? फीता मी। कौन होगा? फीता डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इंग्लिश में दिए हुए हैं। यहाँ पे बायो के क्वेश्चन है। देखिए, डायाफ्राम क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? मछली के फेफड़ों में पाया जाता है। ये सांस जो लेते हैं उनके काम आता है। ठीक है, और ये पुनरुद्भवन और विषमपोषी, सपोषी, तो ये विषमपोषी पोषण और इनके उदाहरण, ये सब मैं आपको रिटन करके एक एक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और इधर है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, और ये मनुष्य नर जनन तंत्र, मनुष्य नर जनन तंत्र। ये इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 में। 22 के बाद अब रिपीट मारेगा। ठीक है, ये तब आया था हमारे में, अब ये इसके बाद ये 2026 में आने के इसके पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, और इनमें स्त्री केसर का काट समझाने के लिए बताया है। ठीक है, और ये जो 2 टिप्पणी करिए, 3 दे रखी है, इसमें से 2 टिप्पणी करनी होती है। नेफ्रॉन जो हमारे किडनी होती है उनमें सौर ऊर्जा पे, प्राकृतिक संसाधन पे। नीचे भी कह रहा है 2 टिप्पणी करिए, या वायु श्वसन पे, मानव के हृदय रुधिर किस प्रकार होता है, या वन प्रबंधन पे। ठीक है, इस प्रकार इन पर क्या करनी होंगी? 2 टिप्पणी करनी होंगी। ये सब मैं आपको रिटन करके बता दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्लास से बने रहें। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर का, पहले ऐसे आया करते थे, अब तो आप लोगों का 6 नंबर का कर दिया, क्योंकि 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव है। हमारे में 12 से 14 आए थे, तो इसलिए इनका क्या कर दिया, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ओनली 6 नंबर का रखा है। हमारे टाइम पे कितने के आया करते थे? 7 नंबर का। अब कितना कर दिया है? 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक आवर्तबीजी और पौधे का नर जननांगों का वर्णन करने के लिए बोला है, या तो फिर इसे मानव लिंग निर्धारण का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो इनको मैं रिटर्न करके आप बता दूंगा। ये 2026 के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से इस बार 22 में रिटर्न मारेगा। 22 से यहाँ सीधा किस में डालेगा? 26 में। कितने साल बाद? 4 साल बाद ये सीधे आपके उसमें डालेगा। आप भी कहोगे कि सर आपको कैसे पता? आप पेपर में देख सकते हो वहां बैठकर। ठीक है, और अपने दोस्तों को सभी को ये क्लास शेयर करना। ठीक है, इसमें आपको 2022 में किस प्रकार पेपर आते थे, इससे मैंने आपको एनालाइज कराया। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर। जिसने अभी सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके भी दोस्त पास हो जाएं। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।